गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को समझ लिया था, लेकिन उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा था। और अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ने के लिए दिया। आपने पढ़ लिया? आपको समझ में भी आया? अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी। मुझे बताओ कि प्रिंसिपल क्या बोलता है, मतलब फ्योल ने प्रिंसिपल के थ्रू क्या बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में? फ्योल सजेस्ट दैट there should be proper balance between centralization and decentralization। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। मोरोवर एम्प्लॉइज में फील डिमोटिवेटेड। ठीक है ना? और अगर टू मच डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, टू मच डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू मिसयूज ऑफ पावर। उससे क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है किसका? पावर का। तो प्रॉपर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। से यस और नो? देख ले इसको, इसके टेक्स्ट को। चलो जी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। क्या बोल रहा है बच्चों? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन किसके? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्सप्लेन करेगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एक्सप्लेन क्या करेगा? थोड़ा सा बताएगा, ठीक है ना? हालांकि लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें तो हमने पूरी क्लास में क्या ही समझा था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल याद है आपको? वो केस स्टडी याद है जो हमने डिस्कस की थी? हाँ जी, शुगर मिल वाली याद रहेगा ना? शुगर मिल और दो फ्रेंड बचपन की, और बीच में उनकी वाइफ। उनकी क्या मतलब? एक की वाइफ। उनकी नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाएगा। एक की वाइफ, एक मारेगा बहुत। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उनका एक जगह पे ही होना या कुछ ही लोगों के हाथों में होना वो पावर्स, यानी कि उनका कंसंट्रेशन होना या स्कैटर्ड, वे जो पावर्स है वो स्कैटर्ड होना। स्कैटर्ड होना नहीं, स्कैटर्ड माने क्या होता है? फैलना। लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड, एक ही जगह होना। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक एग्जांपल दूं क्या? चलो मेरे को भी एक एग्जांपल आ रहा है। जैसे बच्चे CFL है। क्या है? CFL है। और एक ये रोड वाली लाइट है, जो फिलिप्स वाली, जो पहले आती थी, अभी तो बड़ी कम आती है, मतलब आती तो है लेकिन कम आती है। खैर, आप मुझे बताओ CFL से अगर मैं कंपेयर करूं किसको? इस रोड वाली लाइट को। तो लाइट एक पॉइंट से इसमें रोड में आ रही है, रोड से आ रही है, या CFL से आ रही है? CFL से आ रही है। कहां से आ रही है? यानी कि लाइट कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पे। किसमें? CFL के अंदर। लेकिन ये जो रोड वाली जो लाइट है वो एक जगह से आ रही है, बहुत जगह से आ रही है। वो क्योंकि गैप है ना उसमें, क्या है? एक डिस्टेंस है। समझ में आ रही बच्चों बात? तो वहां पे तो लाइट लगभग लगभग एक ही सोर्स से आ रही है और वो कंसंट्रेटेड है, उसके बाद क्या हो रही है? वो स्कैटर हो रही है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल पॉइंट से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। समझ आ रही है बच्चों आपको बात? ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कंपेयर करके जस्ट, लाइट का सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मतलब जो सोर्स है, CFL में कि रोड में? CFL में। और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ हो रहा है? रोड में, क्योंकि उसमें मल्टीपल जगह से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। वो डिस्टेंस है ना, पूरी रोड से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। वो एक पॉइंट है। समझा ना? हाँ बोलो बच्चों। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो क्या होता है? कंसंट्रेशन। किसका? डिसीजन मेकिंग पावर का। फिर आगे बोल रहा है वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द इवन डिस्ट्रीब्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी को ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो भी इवनली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना? इवनली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इवनली का मतलब है बच्चों कि जिसको
जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसे उसके हिसाब से क्या देनी चाहिए, पावर देनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी देनी चाहिए, लेकिन देनी सबको चाहिए। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ क्या लगाऊंगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन लगाऊंगा, तो मेरे को किसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे को पावर का क्या करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जब हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम डीओए। डीओए बोले तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, याद रखना। मैं वहां पे क्या कराऊंगा, आपको लिंक कराऊंगा, किसको, डिसेंट्रलाइजेशन को डीओए से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। दोनों के बीच में क्या होता है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने एकेडमिक्स में देखें तो डेफिनेशन वाइज या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट में एक माइन्यूट से कुछ शब्दों का फर्क होता है, जिससे कि दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना आप। और जब मैं आपको डेलीगेशन पढ़ा रहा हूँ, डीओए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, रिमाइंड कराऊंगा कि मैंने क्या बताया था डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, decentralization refers to the distribution of power, or even I can say that evenly distribution of power या even distribution of power, यानी कि मिलेगी तो सबको मिलेगी हायरार्की में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वापस से बोलता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये सुनो, अच्छा पावर यहाँ पे सबको दी जाती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। मान लिया किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है चाहे वो लोअर लेवल पे, और तुमने उससे ज्यादा पावर उसको दे दी, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे तो कौन सा भी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वायलेट हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो वायलेट हुआ ही है, क्योंकि आपने क्या कर दी, पावर्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जबकि बोला जाता है क्या कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आपने किसको भी वायलेट कर दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, कौन से लेवल पे बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वायलेट हुआ है। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो कौन वायलेट हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि जब हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी है ना, कि माइक्रो से मिलकर के क्या बनती है, यानी कि मैक्रो किसके ऊपर डिपेंड होती है, माइक्रो के, और सिमिलरली माइक्रो भी डिपेंड होती है किसके ऊपर, मैक्रो के ऊपर। तो अभी एक बात बताओ मेरे को, एक एक बंदे को मैं पावर दूंगा, एक एक बंदे को मैं पावर दूंगा, तो तभी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट होएगी, ठीक है ना बच्चों। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अगर बिगड़ा होगा ना, वायलेट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं श्योर, मतलब ये श्योरिटी है कि श्योरली क्या भी वायलेट हुआ होगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बोलता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन करते वक्त इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करना अथॉरिटी का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, माने लोअर लेवल तक, ठीक है बच्चों, कोई शक। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये जो बुलेट है ना जिसपे मैंने टिक लगाया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो ना, ये डायग्राम देखो, आप मुझे बताओ ये डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, ऊपर वाला क्या है, ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन। वाई सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हाँ, जो पावर है वो एक ही जगह से क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नहीं, पावर एक ही जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है, क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड है। और जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो एक जगह से दिए जा रहे हैं, मल्टीपल जगह से दिए जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये अभी तो समझ में आता है आपको, एक इंसान है जो सबको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या सबको कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखना, लेट सपोज यहाँ पे भी एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बंदा है, इसने पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखी, इन तीन लोगों को, किसको, तीन लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट की, एक ग्रीन वाले को, एक मैरून वाले को, और एक ये ब्लू वाले को, स्काई वाला जो भी कलर है, ठीक है। अच्छा फिर ये आगे किसको कंट्रोल कर रहे हैं, लोअर लेवल वालों को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अगर एक बारी के लिए मान लूं कि ये टॉप लेवल है, क्या है, टॉप लेवल, ये बच्चों ये वाला लेवल कौन सा है, मिडिल लेवल, और ये कौन सा है बच्चों,
लोअर लेवल। आप मुझे बताओ हर एक बंदे के पास पावर है कि नहीं है? बिल्कुल। वो इन तीनों को कमांड कर रहा है, ये तीनों आगे लोगों को कमांड कर रहे हैं, तो पावर का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। अब इवनली तो मैं इस डायग्राम में बता नहीं सकता कि कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। इवनली मतलब तरीके से हुआ होगा, मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना अथॉरिटी की, उसको उतनी ही हमने क्या की होगी, डिस्ट्रीब्यूट की होगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आप लेट से मिडिल लेवल पे आप ज्यादा पावर दे दोगे, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा, तो वो बंदा प्योर प्योर चांसेस है कि क्या कर लेगा, मिसयूज कर लेगा। तो ये तो वायलेट होगा ये वाला प्रिंसिपल, लेकिन कौन भी वायलेट हो जाएगा, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, और उसके बाद और भी बिगड़ जाएंगे, डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा, बाकी सारे प्रिंसिपल भी क्या होने के चांसेस है, वायलेट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, कोई शक तो नहीं आपको? ऊपर वाला सेंट्रलाइजेशन और नीचे वाली पिक्चर क्या दिखा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और दोनों में क्या होना चाहिए, फ्यूल क्या बोलता है, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी इसको देखना, डायग्राम तो आपने देख लिया, लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये काफी अच्छा है, समझने वाला है। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये कह रहे हैं कि किस हद तक बच्चों हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे और किस हद तक हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, सच एज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेलीग्राम पे इसी से ही केस स्टडी पूछ के रखी है मैंने, जो आई थिंक लास्ट वाली या सेकंड लास्ट वाली केस स्टडी होगी, जिसमें कौन वायलेट हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आपने आंसर किया था। ठीक है, हाँ जी, काफी जो कल वाली मतलब परसों वाली जो केस स्टडी डाली थी मैंने टेलीग्राम पे, काफी अच्छी केस स्टडी थी तीनों की तीनों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कितना हद तक आप सेंट्रलाइजेशन करोगे और कितना हद तक आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, या उनमें बैलेंस कैसे मेंटेन करके चलोगे आप, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर। और उन फैक्टर में से बच्चों पहला फैक्टर कौन है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े स्केल पे हम बिजनेस करते हैं, मतलब हमारे एक एक बिजनेस बहुत एक्सपेंडेड बिजनेस है, बहुत बड़े स्केल पे चलते हैं, और इवन हमारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी देखो फर्स्ट चैप्टर में ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी है, अभी तो उनका मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सपेंडेड बिजनेस है और बड़े ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। बात समझ में आती है बच्चों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे केस में आप बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे या बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर, मतलब बहुत ज्यादा से मतलब है कि नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। सिंपल मेरा सवाल ये है, मैं शब्दों को वापस से एक बार रिवाइज करता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, रेज योर हैंड। वेरी गुड मानवी, डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बाकी पीछे ऐसा क्यों बोला आपने बच्चों, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बच्चों बहुत बड़ी है, इवन एक्सपेंडेड नहीं है, डाइवर्सिफाइड भी है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे, एक बिजनेस में ऑपरेट नहीं करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस में ऑपरेट करते हैं। और अगर ऐसे में हमने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या टाइम पे डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस आ पाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, इवन एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पावर है ही नहीं है, उन्हें बात बात पे फोन लगाना पड़ता है, किसको, टॉप मैनेजमेंट को, और उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, उन्हें अपनी जिंदगी में लगे भाई हमारी कोई इज्जत है या नहीं है। ठीक है ना, एक एक छोटी से छोटी चीज भी किससे पूछनी पड़ती है, मैनेजमेंट से पूछनी पड़ती है। बताओ इतनी औकात नहीं हमारी, हम इतना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्या हमें पागल मानते हैं ये, जो हमें इतनी भी पावर नहीं देके रखी है, तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट फील हो जाए, मतलब डिमोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को। ठीक है, अच्छा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, क्यों? छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। आप आप देखो, लगभग लगभग आपके पापा कौन सी फॉर्म में बिजनेस करते हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में, किसमें करते हैं, और एक बार लुक इनटू करके देखना कि तुम्हारे पापा ने सेंट्रलाइजेशन करके रखा है डिसेंट्रलाइजेशन,
सेंट्रलाइजेशन क्या करके रखा है, सारे डिसीजन अपने आप लेते हैं। दुकान पे 2-4 लड़के रखे होंगे लेकिन उनसे डिसीजन कोई ना करवाते हैं फाइनल। समझ में आ रही है बात? थोड़ा बहुत तुम्हारे से डिस्कस कर लेते होंगे लेकिन सारी पावर है किसके हाथ में ही। तुम भी अगर अपनी चलाने लगो कि नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे तो शायद अपेरेंटली तो मतलब हाँ ना बोले, डिस्कशन करके तुम्हारे सजेशन लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन सारी जो फाइनल जो अप्रूविंग अथॉरिटी वो तो तुम्हारे पापा ही है ना। और सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चों क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अंधे स्केल पे काम कर रहे होते हैं, बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, हमने छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं। छोटे स्केल पे तो आप देख लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन है। क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन जैसे जैसे आपके पापा बिजनेस को ग्रो करेंगे और वो लेट सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप से वो किस में आए, पार्टनरशिप में आए, फिर उन्होंने ज्यादा दिन पार्टनरशिप में करा नहीं बिजनेस और सीधा क्या बनाई, कंपनी बनाई। क्या बनाई, कंपनी बनाई। 5 फॉर्म होती है बच्चों बिजनेस की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सेकंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम 11th क्लास में। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तीसरा HUF जिसे बोलते हैं, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आपने टॉपिक पढ़ा था, और पांचवा कोऑपरेटिव सोसाइटी। है ना, ये 5 फॉर्म होती है ना जो हमने वहां पे पढ़ी थी। तो इसमें से लेट सपोज आपके पापा सोल प्रोप्राइटरशिप से अब किस में आ रहे हैं, कंपनी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या अभी भी उतना ही सेंट्रलाइजेशन लगेगा या अब तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी क्या होगा ना, अभी ज्यादा लोग आ गए और कंपनी जब भी बनाई होगी जब बड़े स्केल पे थोड़ा काम करना चाहते होंगे और थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना चाहते होंगे जिसमें सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो। ठीक है बच्चों, तो उस केस में तो ये फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने इसी वाले फैक्टर को कंसीडर करके वहां पे क्या किया था, आंसर किया था कि कौन सा वायलेट हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो केस स्टडी में ये बोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उसने पावर अपने पास ही रखी है। तो कौन वायलेट हो गया, सेंट्रलाइजेशन एंड, कैसे वायलेट हो गया, क्योंकि उसने ज्यादा क्या कर लिया, सेंट्रलाइजेशन कर लिया, जबकि प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक तो छोटी कंपनी है, मतलब फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं बता चुका हूँ वैसे तो आपको। साइज में तो क्या है कि बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा है। फॉर्म में की कौन सी फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और अक्सर ऐसा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, छोटे स्केल पे होती है और इन कंपैरिजन टू अ कंपनी, किसके कंपैरिजन में। लेकिन अभी समझो आप, लेट सपोज दो कंपनी है, लेट सपोज दो कंपनी है, एक कंपनी छोटी कंपनी है और एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो बताओ छोटी कंपनी में एक बार को क्या भी चल जाएगा, एक बार को चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन बड़ी कंपनी में क्या करना पड़ेगा आपको, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर मैं करूँ एक छोटी कंपनी का कंपैरिजन सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ करना पड़ेगा आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप में। और इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप आपको छोटी कंपनी में क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन उसके कंपैरिजन में। इससे तो ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, वहां पे तो कंसंट्रेटेड थी पावर सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी लेकिन इतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी किसमें करनी पड़ेगी, एक बड़ी कंपनी में करनी पड़ेगी। तो बच्चों साइज और फॉर्म मैटर करती है कि नहीं करती है। अच्छा, जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में लेट सपोज कम से कम तो दो तो पार्टनर रहने वाले हैं, क्योंकि पार्टनरशिप कभी कर सकते हैं हम जब कम से कम दो पार्टनर रहेंगे। तो दो पार्टनर या दो से ज्यादा होंगे तो डिसीजन मेकिंग किसके हाथों में होगी, या तो दोनों के हाथों में होगी, या अगर 3 पार्टनर है तो 3 के हाथ में होगी। हाँ बोलो ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा यहाँ पे क्या किया हमने, डिसेंट्रलाइजेशन किया ना। हाँ बोलो। और कंपनी में तो और भी ज्यादा क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी छोटी है बड़ी है ना, या बाकी अलग अलग बिजनेस की फॉर्म कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये वाला फैक्टर, फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म चाहे तो आप लिख लेना यहाँ पे कितनी होती है, स्टार मार्क लगा दो यहाँ पे, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, सोल सोल प्रोप्राइटरशिप, BHUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, C पार्टनरशिप।
डी कोऑपरेटिव सोसाइटी और ई जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, साइज में लिख लेना स्मॉल और लार्ज, वो नॉर्मल है, वो तो पता ही रहेगा। हाँ, अगला पॉइंट वही है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसी में, एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर। कौन सा पॉइंट है? एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर। जो सुपीरियर है, ठीक है ना, जो सीनियर है उस हिरार्की में, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन। मान लिया सुपीरियर भाई आता है, वेरी गुड, उसे भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और मेरे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, मान लिया सुपीरियर कौन है? भाई आता है, उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता उसे, नालायक है। तो बताओ कि हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? सेंट्रलाइजेशन। सुपीरियर को कुछ नहीं आता भाई, सुपीरियर को कुछ नहीं आता, तो फिर तो किसने कमान संभालनी पड़ेगी? सबॉर्डिनेट ने। किसने कमान संभालनी पड़ेगी? सुपीरियर तो उसे को कुछ भी करता है, उसके अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं है। तो वैसे तो क्या होना चाहिए था? मान लिया सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। अगर सुपीरियर को अकल होती तो सेंट्रलाइजेशन होता, लेकिन इसको अकल ही नहीं है, तो अभी हमें ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर सुपीरियर बहुत होशियार है, वो कोशिश करेगा कि सारे मतलब जो मेन मेन पावर्स है वो अपने पास रखे, क्योंकि वो बड़ी होशियारी से, बड़ी मैच्योरिटी से क्या ले सकता है? डिसीजन ले सकता है। समझ में आई बात? तो बच्चों किसके भी ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, कि सुपीरियर का एक्सपीरियंस कितना है। अगर उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, अगर उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने की कोशिश करेगा? वो सेंट्रलाइजेशन। और अगर वो भी नया नया है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन। वो बोलेगा भाई देख लो, तुम कर लो, मैं तो अभी नया नया आया हूं, मेरे को तो पता नहीं कैसे होता है, कैसे नहीं होती है वर्किंग। ठीक है ना, आप आपके अकॉर्डिंग देख लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्किंग होती है, मेरे को तो अभी समझने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों द एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? सबऑर्डिनेट की एबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? कैसे एग्जांपल देके बताओगे मेरे को? हाँ बताओ। सबऑर्डिनेट एक तो लायक है और एक नालायक है। अगर हमारे एम्प्लॉइज कैसे होंगे? नालायक होंगे, तो फिर हमें सेंट्रलाइजेशन से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारे एम्प्लॉइज बड़े मैच्योर है तो हम किस पे भी रिलाई कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन पे भी रिलाई हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो सेंट्रलाइजेशन करेंगे हम या डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तीन चार फैक्टर लिखे हुए यहाँ पे। पहला साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर, और चौथा एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट एक्सेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स है। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में ये फैक्टर भी आ सकते हैं कि वो पूछ लेगा आपसे कि बताओ लिस्ट एनी टू और थ्री फैक्टर, है ना, बेस्ड अपॉन विच यू विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये फैक्टर बता दोगे आप कि इनके बेसिस पे, बेसिकली वो ये पूछना चाहता है आपसे कि किन बेसिस पे आप क्या करते हो? सेंट्रलाइजेशन करते हो, और किन बेसिस पे आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, तो ये प्रॉपर बैलेंस कैसे मेंटेन करके चलोगे आप, किन फैक्टर के ऊपर? तो वो फैक्टर बता दो।
तो 1 नंबर में अगर आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, या एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले। आगे जनरली, जनरली, जनरली हमेशा नहीं बोल रहे हम क्या बोल रहे हैं, जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करके रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करके रखते हैं देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी तो ये डिस्कस किया हमने बच्चों। आगे बोल रहा है टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। अगर आपने बहुत ज्यादा क्या कर दिया तो इससे काम में क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगी, डिले हो जाएगी, ठीक है ना। एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, और बहुत ज्यादा अगर आपने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो कंपनी किसके हाथों से चली जाएगी, क्योंकि सारी पावर तो अब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, नीचे, नीचे वाले लेवल पे, मिडिल पे और लोअर लेवल पे। तो किसका कंट्रोल चला जाएगा, कंट्रोल जब जाएगा जब आपने कंप्लीट क्या कर दिया हो, अपने पास कुछ पावर रखी ही नहीं, ठीक है ना, सब की सब या तो मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अपने पास कुछ रखे नहीं, तो तुम्हारे पास डिसीजन लेने की पावर क्या है। फिर कल को तो चल के तुम्हें मिडिल लेवल वाले भी धमका सकते हैं, हाँ बोलो ना, अरे सर क्यों फालतू में इंटरवेंशन कर रहे हो, लेना नहीं देना नहीं, कुछ तुम्हारे पास कुछ पावर है, मतलब उन्होंने ही पावर दी इनको, और ये यही बता रहे हैं कल को उनके बिल्ली 20 की और बच्चे 40 के, जिसने पावर दी, क्योंकि इन्होंने अपने पास कोई पावर रखी ही नहीं थी। समझ में आई ना बच्चों बात आपको, हाँ बोलो। अच्छा, आगे बोल रहे हैं सो एन ऑप्टिमम बैलेंस शुड बी मेंटेन। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो, बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग देखो, आपकी फॉर्म कौन सी है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में वर्क करते हो, पार्टनरशिप में वर्क करते हो, कंपनी बना करके काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपने। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो होशियार है, वाहियात है, ठीक है ना, उनको कैसा एक्सपीरियंस है। ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे तो सेंट्रलाइजेशन से भी काम चल जाएगा, और अगर बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे तो फिर तो डिसेंट्रलाइजेशन पे रिलाई करना पड़ सकता है। और मैं अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, सबसे वर्स्ट कंडीशन, वेरी गुड ये कह रहा है जब दोनों ही नालायक हो, तो इससे वर्स्ट कंडीशन कुछ हो नहीं सकती। उसे तो कुछ समझ से आ ही नहीं रहा है, वो तो फ्रेशर है, कौन, टॉप वाला, वो तो अभी अभी आया है, और एम्प्लॉइज हमारे नालायक है, वो कैपेबल ही नहीं है। तो बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन का तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ना ही तो अगर तुम सेंट्रलाइजेशन भी कर लोगे तब भी कुछ उखाड़ना नहीं है तुमने, और अगर तुमने ये सोच करके कि यार सेंट्रलाइजेशन तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा नहीं, और तुमने ये सोच करके क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो उससे भी कुछ उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि वो उनको आता ही नहीं है काम करना, एम्प्लॉइज को पता ही नहीं है, वो पहले तो पता ही नहीं है उन्हें, और जब वो ये देखेंगे कि हमारे जो टॉप में जो एग्जाम्पल सेट है वो कैसा है, ये भी वाहियात है, तो वो सब डांस करेंगे नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके सर के ऊपर नाचेंगे सुपीरियर के। समझ में आ रही है बच्चों बात। और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, वो एक्सपीरियंस्ड हो और ये कैपेबल हो। असल में तो जब ही बन के चलेगा, ये प्रिंसिपल पता कब अप्लाई होगा, जब ये एक्सपीरियंस हो और ये कैपेबल हो, तभी प्रॉपर क्या कर सकते हो आप, बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हो। क्योंकि जो बड़े डिसीजंस है वो तो जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है वो रखेगा अपने पास वो सारी पावर, और जो काम सामने वाला कर सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो पावर, और वो कैपेबल है तो उसे डिस्चार्ज कर देगा काम को। तो प्रॉपर बैलेंस बन के चलेगा सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल, क्यों कह सकते हैं, पावर बेटा ऐसे कोई ना दे देंगे कि लोअर लेवल वाले को कंपनी को खरीदने की पावर दे देंगे कि तुम डिसीजन लो कौन सी कंपनी को एक्वायर करना है। मैंने शुरू में क्या बोला था कि पावर किसके अकॉर्डिंग देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पावर देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करेंगे बाय कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जितनी हद है। और फर्स्ट चैप्टर में हम तो फंक्शंस भी पढ़ के आए ना लोअर लेवल के, कि और सबसे पहले यार टेक्स्ट यही पढ़ा था हमने, वहां पे बुलेट ही यही लिखा था वहां पे, कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड क्या होती है,
पावर होती है, बहुत लिमिटेड पावर, तो उनको जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसी पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे नहीं कल चल करके हमने तो इन्हें बोला चलो तुम क्या कर लेना, तुम 10 बंदों को क्या करना, कमांड करना। लोअर जो सुपरवाइजर है लोअर लेवल में, वो 10 वर्कर को क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। हमने सिर्फ 10 वर्कर को कमांड करने की पावर दी, तो कल चल के वो हमें कोई बोलेगा, सीईओ साहब को बोल दे लाना पानी उठा के लेके आना, कह रहे 10 बंदों को संभालता हूँ मैं। ऐसे कोई ना होगा, ठीक है ना। पावर अभी भी किसके पास ज्यादा रहेगी, मिडिल वालों के पास उनकी औकात के हिसाब से रहेगी, और लोअर वालों के पास उनकी औकात के हिसाब से रहेगी। अल्टीमेट अथॉरिटी तो कौन ही है। नॉर्मल सिचुएशंस में हमने जो हमारी टीम है उनको डिसीजन लेने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, राइट दिया है कि आप डिसीजन ले लो। आप नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए नॉर्मल रूटीन में आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, क्या आ जाए, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में क्या है, उस केस में बच्चों फाइनल मतलब तुम डिसीजन तो ले सकते हो, लेकिन उस डिसीजन पे क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसमें किसका भी इंटरवेंशन जरूरी है, टॉप लेवल का भी। तो फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी कौन ही होगी। कल चल के ये कहने लगे, सुपरवाइजर ये कहने लगे भाई साहब ये पावर तो मेरे पास है, तुम क्यों इंटरवीन कर रहे हो, हमारे सामने बोल रहा है, चुप नहीं हुआ, शर्म नहीं आई तुझे, ठीक है ना। क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो कौन ही है, टॉप लेवल वाले कौन है, अरे पापा बोलते ना। मान ले तुम्हें किसी चीज की पावर दे दी, ठीक है ना, और फिर उसमें पापा बीच में क्या कर रहे हैं, तुम्हारे इंटरवीन कर रहे हैं कि नहीं ये काम को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो तुम बोलोगे ये पावर तो हमारे पास थी, तुम कहीं अपना काम देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अरे अच्छा, हमें बता रहा है माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना। अथॉरिटी भी छीन ली जाएगी और खाना भी नहीं मिलेगा घर पे, बाप से जबान लड़ाता है। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात। फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी तो कौन ही होने वाले, बाप लोग, और वो कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब तो समझ में आए। चलो आगे बच्चों देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल दूंगे इसका, वैसे मैंने डाली थी इसकी वीडियो, एक डाली थी इसमें टेलीग्राम पे। बीजेपी बताओ क्या करके चलती है आज के टाइम पे। बीजेपी ये प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल बीजेपी अप्लाई करती है, वायलेट करती है, अप्लाई करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, वायलेट करती है। तुमने ही तो बताया था यार आंसर, तुम ही भूल गए। सारे डिसीजन मेकिंग ना एक ही जगह से होती है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, किसी भी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करना हो, है ना, कोई रोड को चालू करनी हो, एयरपोर्ट का उद्घाटन करना हो, सब एक ही बंदा करेगा। डिपार्टमेंट चाहे किसी का भी हो, डिपार्टमेंट चाहे किसी का भी हो, चाहे रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे संसद हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, डिसीजन एक ही जगह से ले जाते हैं। तुम कितना भी उछल कूद कर लो, मेहनत करो खूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आएगी डिसीजन लेने की, क्या फाइनल होगा, ऊपर से ऑर्डर आएंगे, ठीक है ना। इवन जो बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इवन कहीं कहीं केस में तो जो चीफ मिनिस्टर तक है, तो उन्हें भी क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, वो सेंटर से आती है, सेंटर से गाइडलाइन आती है, ठीक है ना, कि क्या करना है। तो यहाँ पे क्या है ना, तुम देख लेना कभी भी, आधे तो ना जो बीजेपी वाले जो लोग है ना, जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, मिडिल लेवल पे काम करते हैं, वो ऐसे ना त्रस्त रहते हैं, अरे यार 20 सालों से काम कर रहे हैं हम, 10 सालों से काम कर रहे हैं, पावर ही नहीं है भाई, ठीक है ना। और विधायक वगैरह तो किसी गिनती में आते ही नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, विधायक वगैरह किसी गिनती में नहीं आते। और जबकि जो तुम्हारे मोहल्ले गली के जो छुटभैया नेता होंगे ना बीजेपी के, तो वो बड़े उछल के चलते हैं, चौड़े होकर के, जैसे सारी पावर उन्हीं के पास है। हाँ, और मंडल सदस्य है और ये वगैरह, खैर। और ये केवल ऐसा ही, ऐसा जो ये जो मैंने बाद वाला एग्जाम्पल बताया आपको, छुटभैया नेता वाला, ये केवल बीजेपी में नहीं है, ये हर एक उसमें है, हर एक उसमें है, ठीक है ना। वो अपने आप को संजीव बालियान से कम नहीं सोचते। ठीक है, खैर बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो पॉजिटिव इफेक्ट देख ले इस प्रिंसिपल के। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट लीड्स टू क्विक डिसीजन एट द मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल। मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला इसने, अप्लाई करोगे तो जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी, कहाँ पे, मिडिल लेवल पे और
ऑपरेशनल माने लोअर लेवल पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पावर वो क्या करके रखा होगा ना, मेंटेन करके रखा होगा बैलेंस के बीच में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है, इट डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। क्यों? अरे वो देखा था ना अभी आपने, जब मैंने आपको बताया था वो शुगर मिल वाली केस स्टडी बताई थी, तो उसमें बजाज साहब के पास कॉल आ रही थी ना, सर 250 ग्राम चीनी मांग रहा है, बता उधार देने के लिए बोल रहा है, दे दूं क्या? और ऐसे ही एक बोलेगा, बहुत सारे लोग कॉल करेंगे, बिना फालतू में इनका क्या हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। जिस काम को एक्चुअली में करने के लिए बने थे वो काम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, और किस में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो वो है ना, अगर प्रिंसिपल वायलेट होगा तो क्या होगा, उनका वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन अगर अप्लाई होगा तो तो उनका वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो चिल्लू पिल्लू चीज है वो तो कौन कर देंगे, मिडिल वाले और लोअर लेवल वाले। और जो मतलब जो बड़े काम करने होंगे, जिनके होने या ना होने से ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है, ऐसे डिसीजन कौन लेंगे, टॉप लेवल वाले। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इट एनकरेज द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। इससे किसका भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉइज का। अरे भाई तेरे भाई के पास पावर है भाई, ऐसे कोई ना। ठीक है ना? ये बता तू उस दिन तो चल कोई बात नहीं, उस दिन तो हादसा हो गया था, आधी किलो मिश्री मांग रहा था, तो कोई बात नहीं, आज बता। ठीक है ना? कितने कितने कट्टे भिजवाने हैं ये बता तू। तो हल्के में ले रहा क्या भाई, तेरा भाई सेल्स मैनेजर है, क्या है, सेल्स मैनेजर। तो वे एम्प्लॉय थोड़ा अपने आप को भारी फील करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज इनके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, डिले इन डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर आपने क्या कर लिया, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया, तो क्या होगा, डिले हो जाएगी किसमें, डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है, रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। किसका डर रह सकता है, इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। किसके केस में, अगर आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया, तुम्हारी कंपनी को बेच के खाएंगे और तुम देखते रहना, है ना? समझ में आ रही है ना? तुम्हारी तुम्हारी मौत का तमाशा तुम्हारे सामने चलेगा और तुम देखते रहना, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ठीक है ना? अपने पास तो कुछ पावर रखी ही नहीं है। आगे, इट इंक्रीज, कन्हैया ज्यादा मत समझाए इसे, ज्यादा होशियार हो जाएगा। इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। हाँ, नहीं होशियार तो करना है, लेकिन ये इसे कौन से वाला बता रहा है होशियार, वो तो पूछो इससे। मैं तभी तो कह रहा हूँ और ज्यादा होशियार हो जाएगा, वो ऑलरेडी उस फील्ड में होशियार है। इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। इससे किसका वर्कलोड कम हो जाएगा, सुपीरियर का। भाई अब टेंशन है अब जिंदगी में, डिक्रीज बोला मैंने, डिक्रीज का बताया मैंने, और मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, अब फिर तो मेरी गलती है। वायलेशन में तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, सुपीरियर का वर्कलोड। बात समझ में आई? अरे हाँ तो बोलो। कॉल बहुत सारी आएगी, अब लिमिटेड कॉल आएगी। पहले तो 250 ग्राम के लिए कॉल आ रही थी। अरे नहीं नहीं, पहले तो 250 ग्राम के लिए क्या आ रही थी, कॉल आ रही थी। अभी कॉल आएगी वो 50 लाख के ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए, तो कॉल लिमिटेड आएगी या बहुत ज्यादा कॉल आएगी, लिमिटेड आएगी, तो क्या हो जाएगा। अरे सुन तो लो एक बार, पहले सुन तो लो, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ अभी। लिमिटेड आएगी, हद कर रहे हो यार। लिमिटेड आएगी तो क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं ये समझाना चाहता था, तो इंक्रीज हो जाएगा। मेरे कोई गलती हो गई बच्चों, मुझे पता है, अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ हो गई यार, मेरे से गलती हो गई। ठीक है ना? अब के जान लोगे क्या? हाँ जी। अगर कॉल लिमिटेड आई तो वो ऊपर वाले पॉइंट में जाके पड़ेगा और अगर कॉल लिमिटेड नहीं आई तो, यानी कि बहुत सारी कॉल आई, तो फिर क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा किसका, सुपीरियर का, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, एम्प्लॉइज फील डीमोटिवेटेड। एम्प्लॉइज कैसा फील करेंगे, क्यों फील करेंगे डिमोटिवेटेड, सारी पावर तो किसके पास है। ठीक है, मान लियो ऊपर से कॉल आ गई, कुछ हो गया ना, कुछ हो गया, और ऊपर से कॉल आ गई, मतलब लेट सपोज किसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, और कोई हादसा हो गया किसी स्टेट के अंदर,
और ऊपर से कॉल आ गई वहां के उस स्टेट के मुखिया को, मतलब इन द सेंस कि चीफ मिनिस्टर ही होता है, चीफ मिनिस्टर को ऊपर से कॉल आ गई सेंट्रल से, सेंटर से कॉल आई कि भाई इस ये जो हादसा जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर ना आपको कुछ बोलना नहीं है जब तक हम कुछ ना बोले। ठीक है, अब मान लिया मीडिया वाले आकर के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि सर बताओ आपका टेक क्या है, आपके इसमें क्या हुआ आपके प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके राज्य में ऐसा हुआ, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बोल। और है ना, और मान लिया किसी ऐसे समझना कि जो वो है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर ने मान लिया उकसा दिया इसे, नहीं नहीं रिपोर्टर ने इसे उकसा दिया कि सर सर आप इस देश के क्या, ओ सॉरी, आप इस राज्य के क्या हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, क्या आपको इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है? सुनो सुनो सुनो, अब बेचारा वहां पे तो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि पब्लिक में जाएगी सारी बातें, लेकिन अपने घर पे आके तो रोएगा। हाँ बोलो, कह रहे बताओ यार, काहे का मुख्यमंत्री में, काहे का चीफ मिनिस्टर काहे का चीफ मिनिस्टर, इतना नहीं बोल पाया मैं। ठीक है, तो वैसा, तो इससे एम्प्लॉइज क्या करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज हमारा ये प्रिंसिपल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, अल्टीमेटली 2 क्लास में कंप्लीट हुआ। और कल करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।